हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं रमन कुमार पैथोलॉजी तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं पैथोलॉजी तक में हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी के हम लोग 100 वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो आपके आरआरबी और बिहार स्टेट एग्जामिनेशन के लिए या केजीएमयू के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस भी होंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी होंगे, और मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। Normal range of hemoglobin in male 13 to 17 gram per dl. Normal range of hemoglobin in female 12 to 15 gram per dl. Anticoagulant used for CBC test EDTA. The color of EDTA tube purple or lavender. Next, RBCR produced in, यानी आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो बोन मैरो। मोस्ट एबंडेंट WBC in blood, neutrophil. Correct answer is neutrophil. Lifespan of RBC 120 days. Lifespan of WBC तो 1 to 3 days. Varies by type, यानी इसमें न्यूट्रोफिल का कुछ और होता है, लिम्फोसाइट का अलग होता है। यानी WBC में 5 जो पार्ट्स होते हैं, पहले मेजरली 2 टाइप्स होते हैं, ग्रैनुलोसाइट और अग्रैनुलोसाइट। तो ग्रैनुलोसाइट के अलग होते हैं, उसमें 2 होते हैं। अग्रैनुलोसाइट में ग्रैनुलोसाइट में 3 होते हैं, एग्रैनुलोसाइट में 2 होते हैं। चलिए नेक्स्ट, लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट 8 to 10 days. नॉर्मल प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से 4.5 लाख, 1.5 लाख to 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर। द नॉर्मल WBC काउंट 4,000 to 11,000. फंक्शन ऑफ RBCs तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम जो होता है वो हमारा आरबीसी का होता है। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट ब्लड काउंटिंग, क्लॉटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक और भी क्वेश्चन है कि कौन से विटामिन की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होता है। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है, तो विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ESR स्टैंड फॉर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ESR का फुल फॉर्म क्या होता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ESR का नॉर्मल रेंज क्या होता है, तो ESR का नॉर्मल रेंज होता है 1 to 15 mm per hour. नेक्स्ट, नॉर्मल ESR इन फीमेल, इसमें 2 अलग अलग नॉर्मल रेंज होता है। जैसे वेस्टर्न ग्रेन से कर रहे हैं अगर आप मेथड से, तो इसका ये होता है, और वेस्ट्रोजन से करते हैं तो दोनों का अलग अलग रेंज होता है। दोनों में कंडीशन भी है अलग अलग होने का। हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हीम प्लस ग्लोबुलिन, यानी आयरन प्लस एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन इज स्टोर्ड in the body as ferritin. Next question, question number 19. Vitamin required for clotting factor synthesis. Vitamin K. Intrinsic pathway is measured by, यानी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नेक्स्ट 20 और 21 दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लॉटिंग फैक्टर के लिए। इसमें क्या होता है, इंट्रेंसिक फैक्टर और एक्सट्रेंसिक फैक्टर पाथवे, ये 2 पाथवे जो होता है हम लोग टीटी और एपीटीटी जो टेस्ट होता है इसी से रिगार्डिंग है, और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं। इंट्रेंसिक पाथवे इज मेजर्ड बाय एपीटीटी और एक्सट्रेंसिक पाथवे इज मेजर्ड बाय पीटी। यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप, यानी यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा होता है, वो नेगेटिव यानी वो, और यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा होता है, तो AB पॉजिटिव। वो नेगेटिव वाला किसी को भी दे सकता है क्योंकि इसमें कोई भी RH नहीं प्रेजेंट है, और कोई भी स्पेसिफिक एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, रेटिकुलोसाइट इज इम्यूनेट आरबीसी, इमेच्योर आरबीसी, सॉरी, जो रेटिकुलोसाइट काउंट होता है वो कौन सा फॉर्म होता है? तो जब आरबीसी इमेच्योर होता है, इसी वजह से आरबीसी के अंदर में जब हम लोग मिथेलिन ब्लू स्टेन करते हैं तो मिथेलिन ब्लू के थ्रू उसमें न्यूक्लियोलाई दिखता है। यानी न्यूक्लियोलाई दिखने का मतलब होता है कि आरबीसी इमेच्योर है, क्योंकि आरबीसी एन्यूक्लिएटेड सेल होता है, उसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है। हीमोलाइसिस मीन, हीमोलाइसिस का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन एंटीकोगुलेंट इन ब्लड बैंक, जो सबसे ज्यादा ब्लड एंटीकोगुलेंट यूज होता है जब ब्लड बैंक में, वो कौन सा होता है? सीपीडीए। द टेस्ट यूज फॉर ब्लड ग्रुपिंग एबीओ एंड आरएच टाइपिंग। एबीओ जो होता है वो हमारा ब्लड का टाइप बताता है, और आरएच फैक्टर के लिए हम लोग डीएनटीडी यूज करते हैं, जो आरएच फैक्टर के लिए होता है। हिपेरिन इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट। हिपेरिन इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट। हमारी बॉडी में कौन सा एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है ब्लड में? तो हिपेरिन। स्टेन यूज इन ब्लड स्मीयर, मेजॉरिटी ऑफ टाइम लिस्मन स्टेन, बट कई जगह एमजीजी स्टेन भी यूज किया जाता है। बेसोफिल सेक्रेट, यानी बेसोफिल कौन सेक्रेट करता है? या हिस्टामाइन। कोगुलेशन फैक्टर 1, कोगुलेशन फैक्टर 1 कौन सा होता है? फिब्रिनोजेन। ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है कि सीरम में क्या प्रेजेंट नहीं होता है, उसमें आपको फिब्रिनोजेन दे देगा और बाकी दूसरा कोई भी एंजाइम्स दे देगा, प्रोटीन दे देगा, कि सीरम में कौन सा प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये फिब्रिनोजेन जो होता है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट रहेगा, सीरम में प्रेजेंट नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्लॉटिंग फैक्टर यूज हो जाता है। क्लॉटिंग फैक्टर 8 डिफिशियंसी कॉज हीमोफिलिया ए। करेक्ट आंसर इज हीमोफिलिया ए। कोगुलेशन फैक्टर 9 डिफिशियंसी कॉज हीमोफिलिया बी। यानी कोगुलेशन फैक्टर 8 हीमोफिलिया ए, कोगुलेशन फैक्टर 9 जो डिफिशियंसी होगी तो उससे होगा हीमोफिलिया बी। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड विदाउट सेल्स। सेम सीरम क्या है? तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, यानी जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं हो, वैसा प्लाज्मा जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं हो वो क्या कहलाएगा? सीरम। अब ये चीजें डिवाइड होती कैसी है, ये आप लोग कमेंट में बताएं कि प्लाज्मा और सीरम सेपरेट होता कैसे है। तो दोनों हम लोग सेंट्रीफ्यूज मेथड से सेक्रेट करते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है कि अगर हम ब्लड के अंदर में एंटीकोगुलेंट ऐड किए रहते हैं तो उसके बाद जो हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं उससे हमारा प्लाज्मा मिलता है, और विदाउट एंटीकोगुलेंट क्लॉटिंग फैक्टर यूज होने के बाद हम लोग अगर सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसमें से जो लिक्विड पार्ट निकलता है वो सीरम होता है। टारगेट सेल्स आर सीन इन, टारगेट सेल्स कौन से कंडीशन में दिखता है? तो थैलेसीमिया में। कभी कई बार ये भी होता है कि अगर पेशेंट का स्प्लीनेक्टमी हो चुका है तब भी दिखता है। सिकल सेल्स आर सीन इन, सिकल सेल्स कौन से कंडीशन में दिखता है? सिकल सेल एनीमिया के कंडीशन में। सिकल सेल एनीमिया एक टाइप का डिजीज है जिसमें हमारा आरबीसी के अंदर मून लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। उसके बाद पेनसाइटोपिनिया मीन, पेनसाइटोपिनिया मीन डिक्रीज इन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, यानी ऑल आर डिक्रीज, सेलुलर पार्ट डिक्रीज होता है तो उससे पेनसाइटोपिनिया कहते हैं।
बोन मैरो एस्पिरेशन साइट इज साइट इन एडल्ट, यानी मेजोरिटी ऑफ टाइम बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए कौन सा पार्ट को चूज करते हैं, हम लोग कौन से एरिया को बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए चूज करते हैं, तो वो होता है पोस्टीरियर एलियक क्रेस्ट, पीआईसी बोला जाता है, जो हमारे पेल्विक बोन में आउटर सरफेस जो एलियक क्रेस्ट होता है उसी पे एरिया से किया जाता है। अदरवाइज कई बार स्टर्नम से भी किया जाता है, अगर सिर्फ एस्पिरेशन करना होता है तो स्टर्नम को भी टारगेट किया जाता है। नेक्स्ट, बोन मैरो एस्पिरेशन साइट इन एडल्ट। ओके, टेस्ट ऑफ एनीमिया डायग्नोसिस, एनीमिया के डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, तो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। ठीक है, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन में हम लोग एनीमिया की कंडीशन क्या होता है, डिक्रीज ऑफ हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एनीमिया, डिफिशियंसी ऑफ। ठीक है, मेन कॉज ऑफ माइक्रोसाइटिक एनीमिया, यानी माइक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होगा, तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा कब, सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया तब होगा जब आरबीसी छोटे हो जाएंगे। छोटे कब होंगे, जब हमारे आरबीसी को प्रॉपर ग्रोथ के लिए आयरन की कमी होगी। जब आरबीसी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा तो हमारा माइक्रोसाइटिक हो जाएगा। इस वजह से आयरन की डिफिशियंसी से जो एनीमिया होता है वो कहलाता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया इज ड्यू टू विटामिन B12 और फोलिक एसिड डिफिशियंसी, यानी विटामिन B12 की डिफिशियंसी और फोलिक एसिड की डिफिशियंसी से क्या होता है, हमारा आरबीसी स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग के बॉडी में मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, यानी हीमोग्लोबिन कम हो रहा होता है और आरबीसी का साइज बढ़ रहा होता है, जो शेप होता है वो बल्किंग हो रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट फॉर ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो इसके बेसिकली इसके लिए 2-3 टेस्ट किया जाता है, फास्टिंग में भी लिया जाता है, रेंडम में भी लिया जाता है और पीपी भी लिया जाता है, पोस्ट पेंडियल जो होता है वो भी सैंपल लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कॉमन टेस्ट फॉर मलेरिया। तो इसके लिए सबसे कॉमन जो टेस्ट है वो पेरिफेरल स्मीयर से भी किया जाता है, थिक एंड थिन स्मीयर से भी किया जाता है और रेपिड कार्ड टेस्ट से भी किया जाता है। तो सबसे कॉमन जो है वो पेरिफेरल स्मीयर के थ्रू, जिसको थिक एंड थिन स्मीयर मेथड भी होता है, उसके थ्रू किया जाता है। टेस्ट टू चेक ब्लीडिंग टाइम, यानी ब्लीडिंग टाइम के लिए जो हम लोग टेस्ट करते हैं उस कौन सा टेस्ट होता है, उसका कौन सा मेथड होता है, तो डिक्स मेथड। नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम 2 to 5 मिनट। टेस्ट फॉर क्लॉटिंग टाइम कैपिलरी ट्यूब मेथड, यानी क्लॉटिंग टाइम के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, कैपिलरी ट्यूब मेथड। नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम क्या होता है, 3 to 5 मिनट। कलर ऑफ ब्लड इन वेन, यानी हमारे वेन में जो ब्लड होता है उसमें कौन सा कलर होता है, तो डार्क रेड। डार्क रेड क्यों होता है, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कलर ऑफ ब्लड इन आर्टरी, तो ब्राइट रेड, यानी लाइट रेड होता है, चमकीला लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, यानी पार्ट 2 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। WBCs are also called leukocytes. WBCs are also called leukocytes. RBC are also called erythrocyte. Platelet are also called thrombocyte. ठीक है, नॉर्मल RBC लेवल 4.5 to 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर। फीमेल में कितना होता है, तो फीमेल में 4 to 5.5 मिलियन माइक्रोलीटर। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया।
रेड बोन मैरो इज एक्टिव इन, यानी रेड बोन मैरो एक्टिव किस में रहता है, होता है, जब एक्टिव रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, हेमाटोपोइसिस। व्हाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन, यानी हमारे तीनों जो ब्लड के अंदर में सेल्स होते हैं वो तीनों सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट ऑल आर फॉर्म इन बोन मैरो। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी इज इन्वॉल्व्ड इन एलर्जी, यानी डब्ल्यूबीसी का कौन सा पार्ट होता है जो एलर्जी में इन्वॉल्व होता है, एलर्जी से लड़ने के लिए काम करता है, इस्नोफिल एंड बेसोफिल। मोनोसाइट आर लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, यस और नो, यस, करेक्ट आंसर यस, क्योंकि लार्जेस्ट जो मोनोसाइट होता है, सॉरी जो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, वो होता है मोनोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स इंक्लूड, यानी ग्रेनुलोसाइट्स में कितने होते हैं, 3 टाइप्स के ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और वैसोफिल। और अग्रेनुलोसाइट कौन कौन से होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट कितने, लिम्फोसाइट 2 टाइप के होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स आर 2 टाइप्स, ठीक है। बी लिम्फोसाइट, बी सेल्स जो होते हैं, बी लिम्फोसाइट जो होता है वो हमारे एंटीबॉडीज को प्रोडक्शन करता है, और टी लिम्फोसाइट्स जो होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। यानी हमारे बॉडी में जो बी सेल होता है उसका काम क्या होता है, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन, ठीक है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। और टी जो होता है वो क्या करता है, तो वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट परसेंटेज ऑफ ईच, यानी डब्ल्यूबीसी जो काउंट करते हैं हम लोग उसका कैसे काउंट करते हैं, तो परसेंटेज में हम लोग काउंट करते हैं। न्यूट्रोफिल मीन इंक्रीज, न्यूट्रोफिलीज, न्यूट्रोफिलिया मीन्स, यानी न्यूट्रोफिलिया जो होता है कौन, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, यानी इंक्रीज। इंक्रीज जब न्यूट्रोफिल इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रोफिलिया। स्नोफिलिया कॉज्ड इन, स्नोफिलिया कॉज होता है किस वजह से, पैरासाइटिक इन्फेक्शन या एलर्जिक इन्फेक्शन, जो हम लोग अभी इसके पहले भी पढ़े हुए थे कि एलर्जिक इन्फेक्शन में कौन सा कॉज हो, क्या ऑकर करता है, स्नोफिलिया जो होता है, फिलिया मतलब बढ़ना, स्नोफिल बढ़ता है तो कौन से कंडीशन में, तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन और एलर्जिक इन्फेक्शन। मोस्ट रेशियो सेंसिटिव ब्लड सेल्स, यानी मोस्ट रेडियो सेंसिटिव जो ब्लड सेल्स होता है कौन सा होता है, लिम्फोसाइट्स। इसमें एक बार ये भी आता है क्वेश्चन में कि लिम्फोसाइट्स आर रेडियो सेंसिटिव और नॉट। ब्लड वॉल्यूम इज इन एडल्ट ह्यूमन, यानी एडल्ट ह्यूमन की, एडल्ट मेल के शरीर में कितनी ब्लड होती है, तो 6 to 5 लीटर, 5 to 6 लीटर, अदरवाइज 8% ऑफ बॉडी वेट। आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन, अच्छा इस पे ये क्वेश्चन जो है ना, ब्लड वॉल्यूम इज एडल्ट ह्यूमन, तो इसका सबसे अच्छा यही होता है कि आप किसी भी पर्सन का हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल है कि नहीं, ब्लड सॉरी उसके बॉडी में कितना ब्लड है इसका पता लगाने के लिए सबसे अच्छा होता है 8% ऑफ बॉडी वेट। यानी कोई पर्सन अगर 50 kg का है तो उसके बॉडी में हम 5 लीटर और 6 लीटर नहीं बोलेंगे, क्योंकि 50 kg उसका वेट ही है, तो उसका 8% जो होगा वो 4 लीटर होगा। वैसे ही जो मीन वैल्यू है एडल्ट का वेट का वो ऑलमोस्ट 60 kg, 58 to 65 kg के बीच में है। इसी वजह से जो 8 मन का जो ब्लड वॉल्यूम का क्वेश्चंस में ऑप्शन आता है वो 5 to 6 लीटर आंसर होता है। अगर आपके ऑप्शन में कभी भी ऐसा आता है कि 5.5 लीटर, 5 लीटर या 6 लीटर, ऑप्शन में ऐसे नहीं है कि 5 to 6 या 4 to 6,
आपको ऑलवेज जो आंसर करना है वो 5 to 6 के बीच में जो भी हो, या 6.2 भी हो, तो आप उसको करेक्ट आंसर करोगे। आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन, यानी हमारी बॉडी में, मनुष्य के शरीर में आयरन का ऑब्जर्व कहाँ पे होता है? जैसे हमारा खाना सलाइवा के थ्रू ही पचना शुरू हो जाता है, लेकिन जो आयरन का ऑब्जर्वेशन होता है हमारी बॉडी में कहाँ पे होता है? तो स्टमक के बाद और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जो ड्यूडेनम पार्ट होता है, वहां पे हमारा आयरन का ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्व होता है। ठीक है। पर्निशियस एनीमिया इज ड्यू टू, यानी पर्निशियस एनीमिया जो होता है वो किसकी वजह से होता है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे? चलिए हम लोग, विटामिन B12 डिफिशियंसी की वजह से जो एनीमिया होता है वो पर्निशियस एनीमिया होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कोगुलेशन फैक्टर 2 इज, कोगुलेशन फैक्टर 2 इज प्रोथ्रोम्बिन, यानी जो हम लोग पीटी करते हैं तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है, तो वही कोगुलेशन फैक्टर 2 होता है। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, पीटी जो होता है, एक्सिन पाथवे जो होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होता है, वो कोगुलेशन फैक्टर 2 में होता है। कोगुलेशन फैक्टर 8 इज कैल्शियम। कोगुलेशन फैक्टर 8 में क्या होता है? कैल्शियम होता है, क्योंकि हम लोग जब एपीटीटी टेस्ट करते हैं तो उसमें कैल्शियम क्लोराइड यूज करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर जनरेट करने के लिए और बाइंडिंग के ऑब्जर्वेशन के लिए। हीमोफिलिया इज अ, हीमोफिलिया इज अ बाइंडिंग डिसऑर्डर, यानी हीमोफिलिया के अंडर कंडीशन में क्या होता है? तो हीमोफिलिया में हमारा ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। क्योंकि ब्लीडिंग डिसऑर्डर कैसे होगा? क्योंकि हमारा जो क्लॉटिंग फैक्टर होगा वो वर्क नहीं कर रहा होगा। ठीक है। पोलीसाइथीमिया इज, पोलीसाइथीमिया इज इंक्रीज्ड आरबीसी काउंट, यानी जब आरबीसी काउंट बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? पोलीसाइथीमिया। ल्यूकोपिनिया, यानी पीनिया जहां भी लगा हुआ है वो डिफिशियंसी होता है, यानी लो डब्ल्यूबीसी काउंट। ल्यूकोसाइट, ल्यूको लगा हुआ है तो डब्ल्यूबीसी की बात हो रही है, और पीनिया लगा हुआ है तो लो की बात हो रही है। वैसे ही ल्यूकोसाइटोसिस, साइटोसिस, ल्यूको लगा हुआ है, डब्ल्यूबीसी, साइटोसिस लगा हुआ है तो हाई, यानी हाई डब्ल्यूबीसी काउंट को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। बोन मैरो ई, और बोन मैरो बायोप्सी इज यूज्ड टू डायग्नोसिस, यानी बोन मैरो बायोप्सी जो होता है वो किसके डायग्नोसिस के लिए होता है? तो ल्यूकीमिया, एनीमिया और माइलोमा, यानी जब बोन मैरो डेफिशिएंसी की बात होती है, बोन मैरो ट्यूमर्स की बात होती है, बोन मैरो स्टीम सेल्स डिफिशियंसी की बात होती है, तो उसमें हम लोग बोन मैरो बायोप्सी करके उसके थ्रू रिपोर्टिंग करते हैं। ठीक है। द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ अनक्लॉटेड ब्लड, यानी जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट हो, अनक्लॉटेड यानी जिसका क्लॉट नहीं बना हो, उसको क्या बोलते हैं? हम लोग तो सीरम, सीरम और प्लाज्मा पढ़े थे पीछे, तो वहां पढ़े हुए थे कि जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होगा वो प्लाज्मा होगा, और जिसमें फिब्रिनोजेन एब्सेंट होगा, लैक ऑफ फिब्रिनोजेन, तो वो सीरम होगा। क्लॉटिंग फैक्टर 8 इज ऑल्सो नोन एज, अभी हम लोग इसको भी पीछे पढ़े हुए थे, क्लॉटिंग फैक्टर 7 जो होता है स्टेबल फैक्टर, यानी ये स्टेबिलिटी प्रदान करता है। साइनोसिस ऑकर ड्यू टू, साइनोसिस जो होता है वो क्या होता है? उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, यानी जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी तो उस डिजीज को क्या बोलेंगे? साइनोसिस। मीन कॉर्पस्कुलम वैल्यू,
कॉर्पस्कुलर वैल्यू एमसीवी इंक्रीज, यानी एमसीवी इंक्रीज कौन से कंडीशन में करता है? जब आरबीसी की साइज जो भी एमसीवी जो होता है, एमसीएच होता है, ये दोनों हमारा क्या करता है? आरबीसी के काउंट, आरबीसी के स्टडी के लिए वो होता है। तो वैसे ही हम लोग आरबीसी जब एमसीवी टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? आरबीसी की साइज की स्टडी करते हैं। और एमसीएच जो करते हैं उसमें हम लोग हीमोग्लोबिन पर आरबीसी का स्टडी करते हैं। यानी हीमोग्लोबिन जो होता है वो आयरन में, आयरन और विटामिन बी 12 सब कुछ ऑब्जर्वेशन के थ्रू पर आरबीसी का स्टडी किया जाता है, तो उसको बोलते हैं एमसीएच। मीन कॉर्पस्कुलम वैल्यू तो हो गया। फिर आता है एमसीएचसी, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। ये भी एक क्वेश्चन आता है, ये शॉर्ट फॉर्म दे देगा, इसका फुल फॉर्म के लिए तो ये तीनों का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा एमसीएचसी का ही पूछा जाता है। मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, एचबी कंसंट्रेशन इन आरबीसी। तो देखिए तीनों में सेम है। इसके पहले हीमोग्लोबिन आरबीसी में कितना है वो एमसीएचसी, और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कितना है पर आरबीसी तो उसको एमसीएचसी बोलते हैं। आरडीडब्ल्यू इन सीबीसी स्टैंड फॉर रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन ब्रीथ। ये आरबीसी का साइज का, यानी जो उसके डिवाइड, जब भी साइज चेंजेस होगा तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस कैसे होगा कि अगर आरबीसी का साइज छोटा हो रहा होगा तो उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो बढ़ जाएगा। आरबीसी का साइज बड़ा हो रहा होगा तो बीच का जो डिफरेंस होगा वो कम हो जाएगा। तो आरडीडब्ल्यू का कंडीशन होता है, अगर आयरन डिफिशियंसी होगा, माइक्रोसाइटिक जब होगा तो उसमें आरडीडब्ल्यू बढ़ जाएगा, और जब विटामिन बी 12 डिफिशियंसी होगा जिसकी वजह से आरबीसी स्वेल कर जाएगा तो उसमें विटामिन बी 12 डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी उसमें आरडीडब्ल्यू डिक्रीज हो जाएगा। स्फेरोसाइटोसिस इज, स्फेरोसाइटोसिस इज स्फेरिकल सेप्ट आरबीसी, यानी इसमें क्या होता है स्फेरोसाइटोसिस में? तो आरबीसी का शेप जो होता है वो स्फेरिकल शेप का हो जाता है। नेक्स्ट एलिप्टोसाइटोसिस, एलिप्टोसाइटोसिस इज ओवल शेप्ड आरबीसी। एलिप्टोसाइटोसिस में क्या होता है कि अंडे के आकार का आरबीसी हो जाता है। उसके बाद ट्रिस्टोसाइटोसिस आर सीन इन डिस्क लाइक हिमोलाइटिक एनीमिया, यानी हिमोलाइटिक एनीमिया के कंडीशन में जो आरबीसी होता है वो ज्यादा ही ट्रांसपेरेंट हो जाता है, डिस्क लाइक दिखने लगता है। एनीमिया विथ हाई एमसीवी इज, यानी एम, देखिए अभी जो हम लोग ऊपर पढ़े हुए थे तो बोल रहा है कि एनीमिया, वैसी एनीमिया जिसमें एमसीवी हाई हो तो वो कौन सा होगा? मैक्रोसाइटिक। क्यों? क्योंकि एमसीवी जब हाई होगा तो उसमें वो आरबी, सबसे पहले तो ये होता है कि वो कौन सा एनीमिया होगा, तो विटामिन बी 12 डिफिशियंसी भी होगा, इसकी वजह से मैक्रोसाइटिक हो जाएगा, और मैक्रोसाइटिक होने की वजह से एमसीवी जो होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर में हीमोग्लोबिन का जो कॉर्पस्कुलम वैल्यू होगा वो कम हो जाएगा। सॉरी, हाँ बी 12 डिफिशियंसी, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लड फिल्म इज यूज्ड टू, blood film is used to examine blood cell morphology. Hyper segmented neutrophils indicate, hyper segmented neutrophils indicate, यानी अभी जस्ट हमने वैसी की बात की कि हाइपर सेगमेंटेड यानी न्यूट्रोफिलिया इंडिकेट
तो B12 डिफिशियंसी और फोलेट डिफिशियंसी। हिंग्स बॉडीज आर सीन इन, हिंग्स बॉडी जो होता है वो कौन से कंडीशन में दिखता है, तो G6PD डिफिशियंसी। Coombs test is used for detection, Coombs test is used for detecting antibodies on RBC, RBC के सरफेस पे एंटीबॉडीज के जो टेस्ट होता है उसको कुम्स टेस्ट बोलते हैं। कुम्स टेस्ट कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, डायरेक्ट कुम्स टेस्ट और इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट। नॉर्मल हिमेटोक्रिप्ट इन मेल्स, यानी जो हिमेटोक्रिप्ट होता है वो मेल में कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 39 to 54। अदरवाइज ये क्या होता है ना, हीमोग्लोबिन का 3 मल्टीपल होता है। किसी पर्सन का अगर हीमोग्लोबिन 14 है तो उसका हिमेटोक्रिप्ट कितना होगा, 42। किसी पर्सन का हीमोग्लोबिन 13 है तो उसका 39, इसलिए 39 to 55 होता है इसका हिमेटोक्रिट का नॉर्मल रेंज। उसके बाद फीमेल में सेम चीज होगा, तो 12 to 16 होता है, इस वजह से 36 to 48। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मीन, यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, पीनिया अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था, ल्यूकोपिनिया, तो वैसे ही पीनिया मतलब लो, थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट, यानी प्लेटलेट के काउंट लो होने की कंडीशन को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोसिस जो हम लोग ल्यूकोसाइटोसिस में पढ़े हुए थे, सेम कंडीशन, साइटोसिस मतलब हाई, थ्रोम्बो मतलब हाई प्लेटलेट। नेक्स्ट, चलिए टुडे लास्ट क्वेश्चन, थ्रोम्बोसाइटोसिस। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और जो लोग भी चैनल में देख रहे हैं और जो भी लोग पुराने हैं, जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो वो लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।